हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम करा रहे हैं वो है आपकी क्लास 12th हिंदी कोर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। मतलब फटाफट हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो भी हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं आपको, इन सभी चैप्टर्स के डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले भी करा चुके हैं। तो आज कौन सा चैप्टर हम ले रहे हैं? आज हम जो ले रहे हैं वो है आपकी आरोह बुक भाग 2 का चैप्टर नंबर 18 यानी पार्ट 18। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित 2 लेख हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये 2 लेख जो हैं ये इस पार्ट में हमारे सामने रखे गए थे। तो अब इन पार्ट की हम समरी को देखेंगे कि इस पार्ट में अंबेडकर जी ने हमें क्या बताना या क्या कहने की कोशिश करी है। तो पहला जो हमारे सामने आ रहा है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले हम समझ लें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये है क्या चीज। श्रम विभाजन यानी कि लोगों में उनके हिसाब से काम का बंटवारा करना। जैसे हम लोग हैं, आप अगर इस तरीके से समझें कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा है जो मैथ्स काफ़ी अच्छा करता है, एक साइंस काफ़ी अच्छा समझता या समझाता है, एक इंग्लिश में बहुत अच्छा है, एक मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई फिजिक्स बहुत अच्छी बताता है, तो ये क्या है ना, हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी या दूसरे को समझाने की जो चीज़ होती है वो अलग अलग होती है। सब हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो उसी तरीके से क्लास की जो टीचर होती हैं वो उसको उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स दे देती हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट, आपको फिजिक्स का डिपेंडेंट प्रोजेक्ट आपको रेडी करना है, या बायो से रिलेटेड आपको करना है, हिंदी से रिलेटेड आपको करना है, इंग्लिश से रिलेटेड आपको करना है। तो ये क्या, जो जिस फील्ड में ज़्यादा अच्छा है उस फील्ड से हिसाब से दे दिया जाता है। यही चीज़ एक्चुअल लाइफ में भी होता है। आप जब पढ़ के बाहर कॉलेज करके जब आप निकलोगे, जो भी स्ट्रीम आपने ले रखी है उसके हिसाब से आप आज आगे करेंगे, कॉलेज करेंगे, उसके बाद से आप अपना जो है खुद अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जॉब चूज़ करेंगे। मान लीजिए किसी को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है तो वो कुछ साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में चला जाएगा, किसी को मैथ्स में, किसी को अकाउंट्स में है, तो वो हर बंदा अपने हिसाब से उसका जो भी कैलिबर है उस हिसाब से वो अपनी फील्ड चुनेगा। तो ये होता है श्रम विभाजन। दूसरा होता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा यानी कि जात का डिवीज़न होता है, यानी कि आप इस कस्टम के हैं, आप इस जात के हैं, आपको ये चीज़ बता दी जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले समय में होता था, जाति के हिसाब से श्रम बांटा जाता था। यानी कि अगर कोई कुम्हार है तो उसकी सारी पीढ़ियां कुम्हार का ही कार्य करेंगी, वो कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती। अगर कोई बढ़ई है, बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम करता है, तो उसकी जितनी पुश्तें आगे तक आती जाएंगी वो सिर्फ बढ़ई का काम करेंगी। अब मान लीजिए बढ़ई जो है उसके यहाँ कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, तब भी उसको इस चीज़ की आज़ादी नहीं थी कि वो कोई दूसरा कार्य कर सके। उसको क्या था, वो चाहे तो वो जितना प्रतिभाशाली हो उससे कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हारी जात है कि तुम एक बढ़ई हो तो तुम बढ़ई का कार्य ही करोगे। ये होता था। श्रम विभाजन किसके आधार पर डिवाइड होता था? जाति प्रथा के हिसाब से डिवाइड होता था। तो ये इस लेख में हमको अंबेडकर जी ने समझाने की कोशिश करी है। चलिए इसके को समझते हैं। हमने आपको बता दिया श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या चीजें हैं और क्या होता था। प्रस्तुत पाठ बाबा भीमराव अंबेडकर के सुप्रसिद्ध भाषण एनी हिलरसन द्वारा कास्ट का हिंदी रूपांतर है। तो मतलब ये जो है ये इंग्लिश में था, जिसको हिंदी रूपांतरित किया गया है। जो लेखक ने जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में सन 1936 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा था। तो अब ये भाषण कहाँ पे दिया था उन्होंने? जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में भाषण दिया था। कौन सा भाषण था वो? सुप्रसिद्ध एनी हिल्सन ऑफ कास्ट का जो है वो भाषण दिया था, जिसे हिंदी रूपांतरित करके हमारे सामने रखा गया है। और कब दिया था, कहाँ दिया था? लाहौर में। कब दिया था? 1936 ईस्वी में। अब क्या है, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण उस सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया गया था। अब ये भाषण लिखा गया था, दिया गया था, मगर ये इतना क्रांतिकारिक रूप से था कि मतलब ये बहुत ही भड़काऊ रूप ले लेता, इसलिए ये सम्मेलन पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया और इसे जल्दी स्थगित कर दिया गया था।
इस पाठ में लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानने की अवधारणा को निरस्त करते हुए केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक व राजनीतिक संगठन और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलुओं के ठोस परिप्रेक्ष्य के में जातिवाद के समूल उच्छेदन की अनिवार्यता ठहराई है। अब ये क्या है हम आपको समझाते हैं, घबराइए नहीं, बहुत लंबा सेंटेंस था लेकिन इसका मतलब भी हम आपको समझाएंगे। क्या दिया है इन्होंने, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानना। हमने अभी आपको बताया कि जाति प्रथा के हिसाब से ही श्रम विभाजन किया जाता था, तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। तब तरीका मानने की अवधारणा को निरस्त करते हुए, मतलब हम इस अवधारणा को नहीं मानते, ये गलत है। जाति के हिसाब से श्रम का विभाजन करना ये गलत है, ये अंबेडकर जी ने इस भाषण में कहा था। निरस्त कर दिया। अब उसके आगे आया, करते हुए केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, मतलब ये भावनात्मक, मतलब आप अगर जाति के हिसाब से श्रम विभाजन कर रहे हो तो लोगों की भावनाओं को तो ठेस पहुंच ही रहा है। दूसरा, उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो रहा है, मतलब वो ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। भाई बढ़ईगिरी में कितना कमा लेंगे, कुम्हारगिरी में कितना कमा लेंगे, वो दूसरा कोई और काम धंधा ही नहीं कर सकते, किसी और फील्ड में नहीं जा सकते, तो उनका पैसा भी ज़्यादा नहीं हो रहा। सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी हो रहा है। समाज में क्या हो रहा है, उनका हमेशा क्या है, स्तर घटता चला जा रहा है। उनका जो स्तर होता है वो और बद से बदतर होता चला जा रहा है। और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलुओं के ठोस परिप्रेक्ष्य में जातिवाद के समूल उच्छेदन की अनिवार्यता ठहराई है। तो उन्होंने क्या बोला, जीवन यापन के लिए जो हमें मूलभूत चीजें चाहिए होती हैं वो भी इस तरीके की अगर हम प्रथा को मानते हैं तो हम उसको भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस कानून, इस तरीके को निरस्त कर देना चाहिए। साथ ही लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना भी की है। इसके साथ ही एक और लेख इन्होंने बताया ना कि उनके हिसाब से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ये भी एक कल्पना जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तुत करी थी। यह विडंबना है कि हमारे समाज में आज भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे पहले समय में तो जातिवाद बहुत था, लेकिन आज भी कोई कम नहीं हुआ है। अब मतलब है, आप इंटीरियर इलाके में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, किसी ना आपको अगर सामने नहीं दिखेगा तो आप अगर इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो वही चीज उन्होंने दिखाया कि समाज में आज भी जातिवाद बहुत ही ज्यादा अपने पैर पसार चुका है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी कि हमारा जो आज का आधुनिक समाज है ये क्या चाहता है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहता है। अब प्रोडक्शन कब अच्छा होगा, जब आप वर्कर्स को ऐसे वर्कर्स को लेंगे जिनके अंदर ये कैलिबर है कि वो ये काम कर सकते हैं। अब मान लिए कि एक मजदूर को आप कंप्यूटर के सामने बैठा कर तो काम नहीं करा सकते, वो अनपढ़ है, वो नहीं जानता है, तो हम कंप्यूटर के सामने बैठा के उससे काम नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कौन चाहिए, जो कंप्यूटर की नॉलेज रखता हो, जिसे आता हो कंप्यूटर की नॉलेज। तो भले वो किसी भी जाति का हो, लेकिन हमें कंप्यूटर का काम करना है तो हमें कंप्यूटर वाला ही व्यक्ति चाहिए होगा। हम उसके लिए ये नहीं ले सकते हैं कि हाँ भैया तुम बड़ी अच्छी उच्च जाति की हो, कंप्यूटर जानो ना जानो, लेकिन कंप्यूटर तुम्हारे भरोसे तुम्हें काम करना है, तो ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि आधुनिक समाज में अगर हम उन्नति चाहते हैं तो हमें उसी तरीके के लोगों को भर्ती करना पड़ता है, चाहे वो जिस भी जाति के हो। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। तो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा ही रूप उन्होंने बताया। पहले क्या होता थी, जातियां डिवाइड कैसे हुई, पहले किसने डिवाइड करी, किस बेसिस पे ये डिवाइड हुई। अब मान लीजिए एक परिवार में, जैसे हमने भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति कुम्हार का काम अच्छा करता था तो उसका क्या हुआ, उसके आगे आने वाली सारी पुश्तों को बोल दिया गया कि तुम्हें कुम्हार का काम ही करना है, आप और कोई काम नहीं कर सकते। तो ये जाति, एक जाति बनती गई कि कुम्हारों की जाति बन गई, बढ़इयों की जाति बन गई, मोची की जाति बन गई। तो ये सब अलग अलग जातियां बनती चली गई जो जिस तरीके से काम करता था। अब उसके आगे आने वाली पुश्तें अगर और ज्यादा अच्छा कार्य कर सकती हैं तब भी उनको बाउंड हो गया कि आप अपना काम छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आप किसी दूसरी फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जाति में इस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। भाई आप जूते पहनाने का काम, इसके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। यहाँ पढ़ाई तक से भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन यह भी बताया गया कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। तो मतलब क्या है, साथ में क्या होता है, जहां पर आप चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, आप
प्रोडक्शन अच्छा चाहते हैं तो आपको कैलिबर्स भी लेने पड़ते हैं। तो अगर आप सभ्य समाज में देखेंगे तो आज ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम ऐसे लोगों को ले रहे हैं जो काम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम जो है जाति को नहीं देखते हैं। उन्होंने भारत की जाति प्रथा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि जहां जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती बल्कि उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच में भी बांट देती है। तो अस्वाभाविक विभाजन मतलब स्वभाव से नहीं रहता, बिना मन के उनको बांट दिया जाता है कि आपको इस फील्ड में काम करना है, आप चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी, ऊंच नीच देखते हैं, भेदभाव देखते हैं, तो ये चीज़ भारत में बहुत हद तक फैली हुई थी। हम अंबेडकर जी के समय की बात बता रहे थे, जब ये बात हुई थी आज़ादी से पहले 1936 में ये भाषण लिखा गया, तब की बात ये करी जा रही है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण कर देती है। हमने बताया ना, जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण कर देती है। अब ये पूर्व निर्धारण क्या है? बच्चा जब अपनी माँ की कोख में होता है तभी उसका निर्धारण हो जाता है कि ये पैदा होने के बाद बड़ा होकर क्या बनेगा। ये होता है उसके जन्म से पूर्व जाति के हिसाब से उसका श्रम का निर्धारण कर देना। इसके साथ ही मनुष्य को उसमें आजीवन बांधे रखती है। अब निर्धारण तो आप कर ही देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे सारी उम्र उसी में बंध कर रहना पड़ता है। आधुनिक युग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता। मतलब पहले तो होता था, लेकिन आधुनिक युग में भी आप ये देखेंगे कि जाति इतनी बुरी तरीके से हावी हो चुकी है, लोगों के अंदर ऐसा डर खौफ बैठ चुका है कि वो लोग अभी भी चाहकर अपने पेशे को बदल नहीं पाते हैं। हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा किसी को भी उसके पैतृक पेशे के अलावा अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। हमने भी बताया ना, पैतृक पेशा यानी कि जो दादा परदादा करते चले आ रहे हैं वो किसी और पेशे को चुनने की अनुमति देते ही नहीं है कि आप इसके अलावा कोई और कार्य करिए, चाहे मनुष्य किसी भी कार्य में कितना भी दक्ष क्यों ना हो। अगर आप भले ही बहुत अच्छे हो तो भी वो नहीं इसकी अनुमति देती है कि आप अपना पेशे को बदलिए। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीबी और शोषण के कारण अरुचिपूर्ण कार्य करने की विवशता निरंतर गंभीर समस्या है। अब क्या होता है, जब हमारी रुचि नहीं है जिस काम करने में, तो क्या होगा? काम अच्छा बनकर आएगा? कभी नहीं आ सकता। अगर जिस काम में हमारी रुचि है हम वो काम करेंगे तो ये यकीन मानिए कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो बहुत ही अच्छी, प्रोडक्टिविटी जो रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन जब हमारा मन नहीं होगा तो वो चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती, चाहे हम जितनी कोशिश कर ले जाएं। समाज में जाति प्रथा आर्थिक असहायता को भी पैदा करती है। तो अब क्या, जाति समाज में आर्थिक असहायता। अब समाज है, समाज का उत्थान कैसे होगा? जब लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, उन्नति करेंगे तो पैसा आएगा। अब पैसे से क्या होती है? आर्थिक उन्नति होती है। अब जब काम ही अच्छा नहीं होगा, मन नहीं लग रहा, काम अच्छा नहीं हो रहा, तो आर्थिक उन्नति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वो भी नहीं हो पाता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है तथा मनुष्य को निष्क्रिय बना डालती है। तो जाति प्रथा के हिसाब से श्रम विभाजन क्या करता है? मनुष्य के अंदर की भावनाओं को मार देती है। वो बेमन से कार्य करते हैं, उनके अंदर किसी तरह की भी कोई सक्रियता नहीं रह जाती, वो निष्क्रिय रूप से कार्य करते हैं, एक बोझ की तरह काम को टालने की कोशिश करते हैं। और इस कंडीशन में समाज, देश, राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, जैसा कि अंबेडकर जी ने अपने भाषण में ये बोला। अब इसी तरीके से दूसरा एक और है, मेरा आदर्श समाज, जो उन्होंने सोचा था कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, वो भी उन्होंने हमको बताया है। तो ये दूसरे लेखे पे हम देखेंगे। लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है जहां की व्यवस्था स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित है। अंबेडकर जी ने, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसको बनाने में अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको बनाने से पहले की बात है ये, भाई हम जब इन्होंने संविधान बनाया तब देश को आज़ाद होने के बाद उन्होंने बनाया, लेकिन जब ये लिखा गया, ये जो लेख लिखा जा रहा है हमारे सामने, ये 1936 की बात है, यानी कि आज़ादी से पहले की बात है। तो उस समय उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा था? वो क्या चाहते थे कि जब हमारा देश होगा, अंग्रेज चले जाएंगे, तो उस समय हमारी कल्पना का भारत कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कैसी कल्पना करी थी
कि हमारी व्यवस्था में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा होगा, यानी कि हमें आज़ादी होगी, बराबरी होगी। समता मतलब सब में बराबरी होगी, कोई भी जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच किसी भी तरह कुछ नहीं होगा, और सभी लोग भाईचारे से रहेंगे। सभी मनुष्य, कोई भी जाति हो, हम एक दूसरे को भाई मानकर रहेंगे। इस समाज में इतनी गतिशीलता होगी जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। तो अब मतलब इतनी गतिशीलता, जाहिर सी बात है कि अगर सभी मेल जोल से रहेंगे, सभी बराबरी होगी, तो कोई भी काम अगर इस छोर से शुरू होता है तो दूसरे छोर तक बड़ी आसानी से पहुंचेगा। मान लीजिए एक जगह कोई प्रगति का कार्य शुरू किया गया, लोगों के उत्थान का या कोई भी उन्नति का काम, कोई भी अच्छा प्रोग्रेसिव वर्क शुरू किया जाएगा, तो वो समाज इतना गतिशील होगा क्योंकि सब में बहुत अच्छा भाईचारा होगा, तो वो उन्नति यहां से लेकर वहां तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। साथ ही समाज में सभी हितों में सबका हिस्सा होगा। जितना भी उस समाज में कैसा होगा, जो किसी को कोई परसेंट नहीं मिलेगा, जितना भी उन्नति हो रही है सब लोग उसमें भागीदारी रखेंगे। साथ ही लोगों को अपने हितों के प्रति सजग रहना होगा। मतलब हमारा क्या हित है, हमारा एक तो पहले हमारे अधिकार क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हम इन सब चीजों से सजग रहेंगे, हमें जानना है। आजकल के लोग क्या है, हमारे अधिकार क्या है हमें बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं ये हम भूल जाते हैं। जिम्मेदारियां निभाइए, अधिकार आपको अपने आप मिलेंगे। तो ये चीज अंबेडकर जी कहते थे। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क बना रहेगा, मतलब जो सामाजिक जीवन होगा उसमें जो एक दूसरे के प्रति संपर्क होगा वो बहुत ही होगा। मतलब हमें कोई चीज रोकेगी नहीं दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेशन में देखते थे कि उस समय जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत होता था, तो ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप था। अगर आदर्श समाज उनका होगा तो उसमें जब भाईचारा है, हर प्रकार की समानता है, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप भी नहीं रहेगा। लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद लोकतंत्र, अब हमारे देश में जिस लोकतंत्र की उन्होंने कल्पना की थी वो लोकतंत्र स्थापित तो कर दिया, लेकिन संपूर्ण रूप में वो लोकतंत्र हमारे देश में नहीं आ पाया। सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, हम सभी जानते हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो वो चीज स्थापित अंबेडकर जी की कल्पना से ही निकलकर हमारे संविधान में आई थी। लेखक ने समाज में समता पर बल दिया है। समता मतलब सभी बराबर होंगे। हालांकि राजनेता का समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और क्षमता के आधार पर वांछित अलग अलग व्यवहार संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से समाज को वो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम राजनेता के आधार पर देखें तो हमारे लिए वो समता बराबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि राजनेता जो हैं अपने हितों से कार्य करने लगते हैं और वो समाज को चाहे अनचाहे अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि समाज अलग अलग वर्गों में बंटने ना पाए। समता काल्पनिक जगत की वस्तु के साथ व्यवहारिक और आवश्यक भी है। समता ही किसी राजनेता के व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। तो यहां पर उन्होंने बोला किसी भी समाज की उन्नति या उत्थान के लिए समता का होना बहुत जरूरी, समता मतलब बराबरी का होना बहुत जरूरी है। अगर समता नहीं होती है तो किसी भी समाज की उन्नति इतनी आसान नहीं हो सकती है, इवन हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने यही चीज बताई, किसी भी राजनेता के पूरी तरीके से अगर कसौटी देखी जाए कि एक राजनेता अच्छा है या बुरा है, तो वो किस तरीके से हम परखेंगे कि वो पूरे समाज में समानता रखता है, किसी एक वर्ग को लाभान्वित नहीं करेगा, वो ऐसे कार्य करेगा जिससे पूरा समाज लाभान्वित हो। अगर वो किसी एक वर्ग को लाभान्वित कर रहा है तो वो अच्छा राजनेता नहीं है। ये चीज जो है हमारे सामने अंबेडकर जी ने रखी थी उनकी कल्पना के आदर्श समाज में। तो ये दोनों ही लेख जो भाषण थे वो हमने आपके सामने समझाए कि वो अपने भाषण में क्या कहना और समझाना चाहते थे। अब इसी पाठ पे आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा? उन्होंने जैसी कल्पना करी है उनका समाज होगा कैसा? अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा। तो अब जो आदर्श समाज होगा कैसा होगा?
सभी में बराबरी होगी, सभी को समान अधिकार होंगे, उनको स्वतंत्रता होगी, उन्हें इस चीज़ की आज़ादी होगी कि वो अपने विचार पूरी तरीके से प्रकट कर सकें। और सभी को समान सम्मान मिलेगा, समाज में जितना है समान जो वो उनको मिलेगा, कि अगर किसी एक व्यक्ति को सम्मान, अगर एक उच्च पद वाले को जैसा सम्मान मिल रहा है वैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति को भी सम्मान मिलेगा। ऐसा एक आदर्श समाज की कल्पना अंबेडकर जी ने करी थी। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर होती है? मनुष्य की क्षमता मतलब हमारा जो कैलिबर है वो किस बातों पर निर्भर रहता है? मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, यानी कि जो अंबेडकर जी ने बताया कि जाति प्रथा के हिसाब से अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो यह अस्वाभाविक है, यानी कि जाति प्रथा के हिसाब से हमारा श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। तो क्षमता कब हमारी किस पे निर्भर रहेगी? जब जातिगत विभाजन नहीं होगा। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, यानी कि क्षमता क्या कहते हैं, मनुष्य की क्षमता क्या है? शारीरिक जो वंश परंपरा होती, शरीर की जो वंश परंपरा होती है उसके आधार पर, कि जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बलिष्ठ व्यक्ति है तो वो ज़्यादा अच्छे कार्य कर सकता है, अगर वो कमज़ोर होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये शारीरिक जो क्षमता होती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि उपलब्धियों के लाभ पर। अब हम जब समाज में आए तो माता पिता ने हमको कितनी अच्छी शिक्षा दी, हमने कितने अच्छे से उसका पालन किया, सब चीज़ें करी, समाज में हमें कैसा माहौल मिला, इन सब चीज़ों पर भी हमारी कार्य क्षमता निर्भर होती है। मनुष्यों के अपने प्रयत्न पर, हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं मगर हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सफलता पाने के लिए, इस पर भी हमारी क्षमता निर्भर करती है। अब प्रश्न संख्या 3, लेखक ने जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? लेखक ने जाति प्रथा की निम्नलिखित बुराइयों का वर्णन किया है। पहला, यह श्रमिक विभाजन भी करती है। जाति प्रथा क्या करती है? वो जाति के हिसाब से श्रमिकों का विभाजन करती है, ये एक बुराई है। ये श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय कर देती है। लोगों में अगर वो स्तर हो भी नहीं कि हम ऊंची जाति के हैं वो नीची है, तो अगर ये स्तर तय कर दिया जाए तो उनमें अपने आप ही भेदभाव आ जाता है। ये जन्म के आधार पर पेशा तय करती है। तो क्या होता है, जाति प्रथा क्या कर देती है? ये जन्म के आधार पर पेशा तय कर देती है, मतलब बच्चा माँ के गर्भ में है तभी उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि वो जन्म लेने के बाद बड़ा होकर क्या कार्य करेगा। यह मनुष्य को सदैव एक व्यवसाय में बांध देती है, यानी कि वो जो पैतृक उसका व्यवसाय है वो उसी में बंधा रहेगा, वो चाहकर भी अपने व्यवसाय को बदल नहीं सकता है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त व अपर्याप्त हो। यानी कि जो पेशा है वो अनुपयुक्त है, जो व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो कार्य करने जा रहा है उसको वो कार्य नहीं आता, वो कुछ और अच्छा कर सकता है तो वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है वो पेशा, और उसको वो सारी मतलब जो कार्य कर रहा है, मान लीजिए एक बढ़ई है या कुम्हार है, जो कुछ भी है, अब उसको वो बढ़ईगिरी का कार्य नहीं आता, जो बच्चा है वो नहीं ठीक से कर पा रहा है। अब वो क्या है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, वो कहीं और अच्छे पद पर जा सकता है, तो एक तो वो उसके लिए पेशा वो बढ़ईगिरी काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अनुपयुक्त है। अब वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो वो अपने जो जीवन यापन है वो ठीक से नहीं कर पा रहा, उसको पैसे ही अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो वो जीवन यापन भी अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो अपर्याप्त पेशा भी है। यह संकट के समय पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे व्यक्ति भूखा ही मर जाए। अब क्या होता है, कभी कभी विस्थापन की कंडीशन आ जाती है, कभी कभी एक जगह से सारी चीजें उखड़ जाती हैं। अब कोई सामान अगर नहीं बिक रहा है, कुछ नहीं, अब जब मान लीजिए कुम्हार का है, आजकल सब डिस्पोजल यूज करते हैं, स्टील के बर्तन यूज करते हैं, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो ज्यादा यूज नहीं होते, तो कुम्हार की कंडीशन क्या हो जाती है, अब उसको ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, अब वो भूखा मरने की नौबत आ गई, लेकिन वो बंधा है कि वो अपने पेशे को बदल नहीं सकता है। अब वो भूखा मर जाए लेकिन जाति प्रथा के हिसाब से वो अपना पेशे को चेंज नहीं कर सकता, तो ये भी एक जो है उसमें बुराई होती है। जाति प्रथा के कारण थोपे गए व्यवसाय में व्यक्ति रुचि नहीं लेता। अब व्यक्ति के अगर ऊपर आप व्यवसाय को थोप देंगे तो वो अरुचिपूर्ण कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्टिविटी होगी वो अच्छी नहीं होगी। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? लेखक ने जो लोकतंत्र हमारे सामने रखा है वो क्या है उनकी नजर में?
लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, वस्तुतः यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज में के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखें। तो इन्होंने क्या बताया, लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मतलब आप जो हमारे ऊपर शासन है वो लोकतंत्र है, वो नहीं। यहाँ पे लोकतंत्र मनुष्य के अंदर पैदा होने वाली भावना को उन्होंने रखा है। क्या भावना है? हम सामूहिक रूप से दिनचर्या जो भी बिताते हैं, मान लीजिए हम हैं, हम जो दिनचर्या अपनी शुरू कर रहे हैं उसमें किसी चीज का बंधन नहीं होगा। हम स्वतंत्र हैं अपने कार्य को करने के लिए, दूसरों का सम्मान करने के लिए। हमारे अधिकार हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें हम ठीक रूप से निर्वाह करें। इसमें जब हम अच्छा कार्य कर रहे हो तो किसी तरह का बंधन नहीं हो, मतलब जैसे अभी जाति प्रथा के हिसाब से जो बंधन होता है वो बंधन भी ना हो, तभी तो हम समाज का उत्थान कर पाएंगे। तो ऐसे ही लोकतंत्र की कल्पना अंबेडकर जी ने करी थी, जिसमें सभी लोगों को समान रूप से सम्मान और श्रद्धा भाव दिया जाता है। तो यहाँ पर इस पाठ का सार और हमने प्रश्न उत्तर समाप्त किए। अब हमारे पास जो आता है कि अब बाकी चैप्टर्स, आपने तो ये चैप्टर समझा दिया मैम, इसके अलावा और कहाँ पे हम देखेंगे समझेंगे, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि वन शॉट रिवीजन है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वन शॉट रिवीजन जिन जिन क्लासेस में अवेलेबल है, यानी कि 9 to 12 आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आप जिस भी क्लास में आपको चूज करना, जैसे आप क्लास 12th में हैं, आप क्लास 12th पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे। चूज करते ही क्लिक करेंगे, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सामने होंगे। जिस भी चैप्टर का आपका एग्जाम है या आप रिवीजन करना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।